चलिए नाव नदी का पहला प्रश्न है। पहले तो हम नाव नदी से संबंधित कुछ पॉइंट सीख लेते हैं और फिर हम सवाल को लगाते हैं, है ना। जैसे कोई एक नाव है और नाव की चाल अगर स्थिर जल में कहा जाए, तो स्थिर जल में माना कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। माने सवाल से अलग बात हो रही है, फिलहाल हम सवाल को भी बता रहे हैं। नाव की जो चाल है स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का वेग मान लेते हैं या नदी का बहाव मान लेते हैं। नदी का बहाव या धारा का वेग जो है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, एक बात हमेशा जाने रहे, नाव के वेग से धारा का वेग सदैव कम ही रहेगा। नहीं तो कभी अगर उल्टा दिशा में जाना पड़ा तो नाव अगर धारा के विपरीत में पड़ गई तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगी, ठीक है। तो इसलिए कि धारा की चाल सदैव कम ही होती है नाव की चाल से, आदमी तैराक से या स्टीमर से, है ना, हवा का वेग, ये दोनों। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, एक होता है प्रतिकूल चाल और एक होता है अनुकूल चाल। पहले तो हम इन दोनों को हम अच्छे से समझें। प्रतिकूल का मतलब होता है कि धारा जो है इधर से बहे और नाव उधर से आए, तो ऐसी दशा को कहते हैं प्रतिकूल चाल। और धारा अगर इधर से बहे और नाव भी इधर को ही जाए तो समझ लेते हैं उसे हम कहते हैं अनुकूल परिस्थिति। बात समझ में आई? यहाँ पर सदैव जो है कि क्या होता है, अगर नाव उधर से आ रही है और धारा इधर से, भाई नाव उधर से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है और धारा उसको 2 की चाल से रोक रही है, तो इसका मतलब है प्रतिकूल चाल जो बनी है वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की। इसलिए वो उधर से आ रही है तो धारा इधर से रोकने का काम कर रही है, माने माइनस होने का काम कर रही है। अर्थात प्रतिकूल चाल में क्या होता है, स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों की दोनों घट जाती है। ये होगा क्या, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं हाँ 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? और उसके बाद नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में बहने की है और धारा उसको 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहा करके साथ साथ लेके जा रही, तो उसकी जो चाल बनेगी वो क्या बन जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात अनुकूल चाल में शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ती है। ये बात हमेशा जान लें। अगर कहीं पता चल जाए कि प्रतिकूल चाल और अनुकूल चाल दोनों दी गई हैं और नाव की चाल और धारा की चाल निकालना हो, तब हम क्या करते हैं, माना कि ये दोनों पॉइंट यहाँ पर नहीं दिए हैं और प्रतिकूल चाल 6 की है और जो है कि धारा की अनुकूल चाल 10 की है, और इनसे हम नाव का वेग या धारा का वेग निकालने जा रहे हैं। नाव का वेग सदैव ज्यादा होता है, ज्यादा के लिए सदैव प्लस का प्रयोग करना, और धारा का प्रयोग सदैव कम होता है, हवा का वेग सदैव कम होता है, कम के लिए माइनस का प्रयोग करना। अनुकूल चाल पता हो और प्रतिकूल चाल पता हो तो हम दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। दोनों को जोड़ के आधा जैसे ही करेंगे, नाव की चाल, हवाई जहाज की चाल, आदमी की चाल, तैराक की चाल, स्टीमर की चाल निकलती है। माने 10 16, 16 का आधा 8, बस कुछ भी नहीं करना होता है, ये बात जाने रहना। अब धारा की चाल कहें या हवा का वेग कहें या नदी का वेग कहें, अगर ये निकालना होता है तो ये कम होती है, कम के लिए दोनों को घटा के आधा, अर्थात 10 से 6 घटाएंगे 4, 4 का आधा 2। बस यही इतना पॉइंट जान लिए तो सारे के सारे पॉइंट हमें हमारी समझ में आ जाएंगे। देखें अब यहाँ पर जो प्रश्न हुआ, प्रश्न में कहे क्या रहा, प्रश्न में देखें सवाल कह रहा है स्थिर जल में नाव की जो चाल है वो 20 की है। स्थिर जल में जो नाव की चाल है वो नाव की चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर है? और उसके बाद जो है कि नदी का बहाव माने धारा का वेग जो है, धारा का वेग क्या है, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सवाल ने ये कहा कि वह नदी में कुछ दूरी के लिए बहाव की दिशा में और फिर वापस आती। कहने का मतलब है जब जा रही है तो वापस आएगी, और जब जा रही है धारा की दिशा में उसे अनुकूल कहेंगे, और जब आ रही है तो उसे हम प्रतिकूल कहेंगे, है ना। तो जब ये जा रही है तो ये धारा के साथ साथ जब जाएगी तो ये 25 की चाल बनाएगी। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? इसलिए कि दोनों चालें जुड़ जाएंगी, और जब वापस होगी तो धारा उसको रोकेगी, और जब धारा उसको रोकेगी तो ये चालें घटेंगी, और घटेगी तो 15 की चाल बनी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल ने कहा
कि नाव के चक्कर लगाने की जो औसत गति है और स्थिर जल में जो नाव की चाल है उनमें अनुपात बताओ। तो देखें पहले चक्कर में जो है कि 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तीसरी में भी आंसर तुम्हारा वही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कह रहा है कि बहाव की ओर चलती है और वापस आती है तो नाव के चक्कर लगाने की औसत गति है ना, और उसके बाद जो है कि स्थिर जल में नाव की चाल है ना, इन दोनों में अनुपात। तो स्थिर जल में नाव की जो चाल है वो तो तुम्हें पता है 20 है, लेकिन औसत गति नहीं पता है। औसत गति के लिए हम 2 सूत्र बताए। पहला सूत्र ये कि चाहे तो एक दूरी बना लें और वो दूरी वह माना करें सदैव जो दोनों का एलसीएम हो। 25 और 15 का एलसीएम माना कि 150 किलोमीटर की दूरी जा रहा है कोई, 25 की चाल से जाएगा, 25 की चाल से जाएगा तो उसे 6 घंटे का समय लगेगा, और 15 की चाल से जाएगा तो उसे 10 घंटे का समय लगेगा। 150 गया 150 आया, माने औसत क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी 150 गया 150 आया, माने 300 हो गया। 6 घंटा जाने में 10 घंटा आने में कुल मिला के 16 घंटे है ना। ये गति माने होता है दूरी बटे समय है ना, 300 बटा 16, 300 बटा 16 हो गया। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, देखें 0 के सामने 0 है, कोई दिक्कत। 2 के सामने 30 है तो कटा तो 15 हो गया, 15 इधर है, ये 16 भाग का उधर जाएगा, गुणे का हो जाएगा, और जैसे ही गुणा होगा भाई इधर 15 की चाल बनी और उधर 16 की चाल बनी, ये हुआ 15:16। पहला पॉइंट। दूसरा औसत चाल निकालने का एक और तरीका है, वो क्या तरीका है, तरीका ये है कि 25 की चाल से और 15 की चाल से और इनका औसत निकालना। 2 चालें इसलिए 2 लिख दें और दोनों का एलसीएम लिख दें। कितना है एलसीएम है ना, 75 है, लिख देते हैं 75। 25 से इसको भाग करोगे तो 25 दिए 75, और 15 से भाग करोगे तो 15 पछे 75, माने क्या करेंगे भाई 2 और 3 और 5 मिला के 8 हो जाएगा, और इससे इसको काट दोगे तो 75/4 हो जाएगा। माने कहने का मतलब है, फिर एक बार हम यहाँ पर समझ लेते हैं, स्थिर जल में नाव की चाल जो है वो 20 की है, और चक्कर आने जाने में औसत गति जो बनी है वो 75/4 की बनी है। ये 4 इधर से भाग का इधर से जाएगा, गुणा को हो जाएगा, और देखें यहाँ पर हुआ क्या, 5 से भाग करेंगे 5 चौके 20, 5 से भाग करेंगे 15 है ना, तो 15:4 चौक 16, जवाब रहा 15:4 चौक 16। क्लियर है ना। और तुम लोग ज्यादातर औसत चाल निकालने के लिए एक सूत्र रखते हो, जब जितनी दूरी जा रहा है उतनी ही दूरी आ रहा है तो तुम लोग क्या रखते हो, 2xy/x + y, और ये भी आज सूत्र भूल गए थे, ये नहीं लिखा है औसत चाल पढ़ाते समय, 2xy/x + y। हाँ तो यही तो दिक्कत है। चलो देखिए कह रहा है 270 किलोमीटर की दूरी है ना, कुल मिला के कितनी दूरी है, 270 किलोमीटर की दूरी है, और ये 270 किलोमीटर की दूरी में आंशिक रूप से कार द्वारा और फिर आंशिक रूप से चलता है, माने कुछ दूरी चलता है अलग अलग चालों से। कह रहा है 1/3 दूरी 30 की चाल से और बाकी दूरी 45 की चाल से चलता है, तो इसका 1/3 होगा क्या, 270 का 1/3 90 होगा। 90 किलोमीटर की दूरी को किस चाल से चल रहा है, 30 की चाल से चल रहा है, तो 30 से 90, यहाँ पर 3 घंटे का समय लगा कि नहीं। अगर 270 में 90 किलोमीटर चल चुका है तो बाकी बचा कितना, 180, और 180 किलोमीटर की दूरी को वह 45 की चाल से चल रहा है, तो 45 चौके 180, तो 3 घंटा इधर 4 घंटा इधर, कुल मिला के कितना घंटे का समय लगा, जवाब रहा 7 घंटे का समय। ये तो आसान था सवाल है ना, ये बहुत आसान था सवाल भाई। चलें अगला प्रश्न 77 नंबर, चलें देखें। कह रहा है 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर की मात दे देता है। कहने का मतलब है ये 1000 मीटर की दौड़ है, और इस 1000 मीटर की दौड़ में ए जो है वह बी को 50 मीटर की मात दे देता है। कहने का मतलब है अगर ए यहाँ हो जाता है तो बी 50 मीटर पीछे हो जाता है, पीछे रह जाता है, माने जैसे ही ए बाउंड्री को पार करता है ना, अंतिम लक्ष्य को पहुंचता है, वैसे ही बी 50 मीटर रह जाता है।
माने ए बी को 50 मीटर से मात दे देने का मतलब है, देखो ए और बी और सी की बात कही गई। ए 1000 दौड़ रहा है तो यह 950 ही दौड़ रहा है, या 1000 मीटर दौड़ा तो यह 950 मीटर दौड़ा। बात क्लियर हुई ना? ये 1000 दौड़ा तो यह 950 दौड़ा। चाहो तो यहीं पर अनुपात बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अनुपात कैसे बनेगा? 0 से 0 और 5 से काटोगे 5 दूनी 10 है ना, 19। माने ये 20 मीटर दौड़ेगा तो ये 19 मीटर दौड़ेगा, बस इतनी सी बात। ए जो है 20 मीटर दौड़ेगा तो बी जो है 19 मीटर दौड़ेगा। बात क्लियर हुई? अच्छा, अब दूसरा पॉइंट यहाँ से अब इनको हटा देते हैं। सवाल ने कहा 500 मीटर की दौड़ में बी जो है सी को 10 मीटर से हरा देता है, 10 मीटर से मात दे देता है। 500 मीटर में 10 मीटर से हराता है, जिसका मतलब 1000 मीटर में 20 मीटर से हराएगा। 1000 मीटर की रेस में वह 20 मीटर से हराएगा। कहने मतलब बी जब यहाँ पर पहुंचेगा 1000 मीटर दौड़ेगा तो सी उसे 20 मीटर पीछे माने 980 मीटर पहुंचेगा। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ पर भी अनुपात बना लो। किससे कटेगा? 4 से कट रहा है क्या? 4 से नहीं कटेगा, 2 से कट रहा है, ये 49 हो जाएगा और यह जो है कि 50 हो जाएगा। कहने मतलब ये जो है BC को मात दे रहा है ना, BC को मात दे रहा है ना, तो ये B की बात कर रहा है और ये C की बात कर रहा है। माने B अगर 50 दौड़ रहा है तो C 49 दौड़ रहा है। तो कह रहा है इसी 1000 मीटर में नहीं, कह रहा है 400 मीटर की दौड़ में, है ना। कह रहा है 400 मीटर की दौड़ में, 400 मीटर की दौड़ में जो है ए सी को कितने मीटर से मात दे देगा? ए और सी की बात। पहले तो इनके अनुपात हम जान लेते हैं। इनके अनुपात जाने, इनका गुणा पहली लाइन के नीचे, ये गुणा ये गुणा, पहली लाइन का गुणनफल पहले के नीचे, है ना। 5 दूनी 10 माने ये 1000 दौड़ेगा तो यह दौड़ेगा कितना? 19 बचे 95 माने 950 दौड़ेगा, जो वहां पर क्लियर था। ये 950 दौड़ेगा तो ये कितना दौड़ेगा? ये कितना दौड़ेगा? 19 से गुणा कर दो भाई, 19 नवैया 171 हासिल 17 हो गया। 19 चौके 76 होता है क्या? 76 में 10 जुड़ा तो 86 हो गया, और 86 में 7 और जोड़ दो तो 86 में 4 पहले जोड़े तो 90 और 90 3 93। कहने का मतलब है ये 1000 मीटर दौड़ेगा तो यह 931 दौड़ेगा। क्लियर है? ए 1000 मीटर दौड़ेगा तो सी 931 दौड़ेगा। इसका मतलब सी हार रहा है, तराजू लगा दो, क्या दिक्कत है? ये 1000 मीटर दौड़ रहा है, ए 1000 मीटर दौड़ रहा है तो ये 931 मीटर दौड़ रहा है। कह रहा नहीं 1000 में नहीं पूछा है, 400 मीटर में। कह रहा ए अगर 400 मीटर दौड़ेगा तो यह कितना मीटर दौड़ेगा? बस यहाँ पर ये पता चल जाए, बस क्लियर हो जाएगा। फिर सारे के सारे पॉइंट 00 से 00 कट गए, है ना। और अब हम करते क्या है भाई, देखो 4 से इसका गुणा कर देते हैं। 10 को काटना अच्छा नहीं है, इसलिए 10 से भाग करना बड़ा अच्छा लगता है। 4 एकम 4, 4 3 12, है ना। 4 9 36, 1 37, और 10 से भाग करोगे दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। माने जब ए 400 दौड़ेगा तो यह 372.4 दौड़ेगा, मतलब हार गया। और हारा तो कितना हारा? ए 400 मीटर दौड़ रहा है तो बी जो है 372.4 दौड़ रहा है। इसका मतलब घटा देते हैं, घटाए यहाँ पर 10, 10 से 6 घटा, 4 घटा तो 6, 9, 9 से 2 घटा तो 7, यहाँ पर 9 से 7 घटा तो 2, यहाँ 3 से 3 घटा तो कुछ नहीं, जवाब रहा 27.6 के बराबर। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी ऑप्शन। क्लियर हुआ ये सवाल? जो भी ना समझ में आया हो तुरंत बताओ। बस अभी अनुमान नहीं बनाना है बस। चलिए अच्छा, फिलहाल यहाँ पर समझ में आ गई है बात, है ना। और लगा लेते हैं इस सवाल को, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो सवाल कहता है एक आदमी या 2 स्त्रियां या 3 लड़के, है ना। ये तो कह रहा है एक आदमी या 2 स्त्रियां या 3 लड़के किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 44 दिनों में। तो सवाल कहता है कि एक आदमी और एक स्त्री और एक लड़का कितने दिन में करेगा? पहले तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है, समझना क्या है। यहाँ पर कह रहा है चाहे या का मतलब होता है या तो एक आदमी या 2 स्त्रियां या 3 लड़के। कहने का मतलब जितना एक आदमी काम करता है उतना 2 स्त्रियां काम करती हैं।
ये जितना एक आदमी करता है उतना 3 लड़के काम करते हैं। माने लास्ट वाले पॉइंट को चुना करो। ऐसे सवाल को लगाने के लिए सबको लड़कों के बराबर नाम दो। एक आदमी 3 लड़कों के बराबर है। एक आदमी जितना काम करेगा उतना 3 लड़के करेंगे, तो एक आदमी के स्थान पर 3 लड़के लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर बात हुई? बोलो कुछ है जो नहीं समझ में आया? एक आदमी यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 3 लड़के लिख सकते हो। अब इसको हटाओ, अब यहाँ पर देखो 2 स्त्रियां 3 लड़कों के बराबर, 2 स्त्रियां 3 लड़कों के बराबर, माने जितना स्त्रियां उतना उसका 1.5 गुना क्या है लड़के। माने 2 स्त्रियां 3 लड़कों के बराबर काम करती हैं, या 3 लड़के 2 स्त्रियों के बराबर काम। बात क्लियर है? 2 स्त्रियां 3 लड़के, तो 1 स्त्री 1.5 लड़के, अर्थात यहाँ पर 1.5 लड़के लिख सकते हो। और इधर 1 लड़की लिखा ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब लड़कों से सवाल लगा लो। हम काम समय पढ़ाते समय हम यही बताएं, पहले वाक्य का गुणनफल बटे पहले वाक्य का काम बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल। किसी एक को उठा लेंगे फिर भी आ जाएगा। हाँ, किसी को लड़के से नहीं, स्त्रियों से लगा सकते हो, आदमियों से लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो, अब लड़कों को सब जगह सबको लड़कों में परिवर्तित कर दिया। लड़कों से सवाल लगाओ, 3 लड़के 44 दिन में 1 काम, पहले वाक्य का गुणनफल बटे पहले वाक्य का काम बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल। क्या कहता है? 3 लड़के ये 1.5 लड़के ये हो गया 4.5, ये हो गया 5.5। 5.5 लड़के कितने दिन में? वही 1 काम। तो 1 से 1 का कोई मतलब नहीं है, दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, 11 पचे 5, 5 होता है, तो 11 चौके 44 0 है ना। 5 8 40 होता है, 1 से उधर बचा है, इधर 8 3 2 4 बचा है, जवाब रहा 24 के बराबर। बोलो क्या दिक्कत थी? बस समझना था। यहाँ पर कुछ जहाँ पे ना समझ में आया हो तुरंत बताओ, बताएं उसको। ठीक है, अच्छा हमने सबको लड़कों के बराबर रख दिया है, और लड़के नहीं स्त्रियों से भी सवाल लग सकता है, महिलाओं से और आदमी सबसे सवाल लग सकता है, ये बात जाने रहना। ठीक है, हाँ बचपन यहाँ पर है ना। अगला प्रश्न कह रहा है, एक सर्कस के शंकु आकार वाले तंबू के लिए कितने वर्ग मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी यदि उसकी ऊंचाई 35 है और जो है कि आधार की त्रिज्या 84 है। देखें, तंबू ऐसे लगा हुआ है, ये तंबू लगा है ना, ये तंबू लगा है, क्लियर। और ये आधार की त्रिज्या है, और आधार की त्रिज्या क्या कह रहा है? आधार की त्रिज्या है 84 मीटर है, ये 84 मीटर है, और यह ऊंचाई है, और यह ऊंचाई है, और ये ऊंचाई कितनी है? 35 मीटर है। ठीक है, और इस पर कपड़ा कितना लगेगा? कपड़े का मतलब होता है वक्र पृष्ठ। एक होता है संपूर्ण पृष्ठ, एक होता है वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में अगर नीचे भी अगर दरी वगैरह बिछाना हो तो उसे हम कहेंगे, पूरे को कुल मिला के कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ। अगर इस पर लगाना है कपड़ा तो समझ लेंगे वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल, जिसमें पाई का मान सदैव 22/7 होता है, 22/7 होता है, और त्रिज्या का मतलब है यहाँ पर त्रिज्या 84 है, लेकिन एल 35 नहीं है। एल क्या होता है? एल का मतलब होता है त्रिज्या ऊंचाई, अर्थात ये वाली ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई को एल कहते हैं। अब ये वाली ऊंचाई निकालना है कभी तो फिर देखो कैसे है। सदैव ये वाली ऊंचाई निकालने के लिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है और पाइथागोरस प्रमेय लगता है। दोनों के वर्गों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? दोनों के वर्गों को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो भी आए उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, वो हो जाएगी त्रिज्या ऊंचाई। अर्थात त्रिज्या ऊंचाई बराबर होता है सूत्र, त्रिज्या ऊंचाई बराबर होता है सूत्र रूट के अंदर आर स्क्वायर और प्लस जो है कि एच स्क्वायर होता है। बस समझ में? त्रिज्या ऊंचाई कभी भी निकालना है तो सूत्र रखने की कोई जरूरत नहीं, दोनों के वर्गों को जोड़ दिया करें और जितना भी आए उसका वर्गमूल निकाल लिया करें। यहाँ पर इसका वर्ग होगा 3 चौक 12 25, क्लियर है। और वर्ग निकालना तो सब लोगों को पता ही होगा, वर्ग निकालना सब लोगों को पता ही होगा, है ना। कैसे? यहाँ पर अच्छा सरल सूत्र, 4 चौक 16, वर्ग निकालने का पहले इसका वर्ग किया करो, फिर दोनों का गुणा करके दुगना कर दिया करो। 8 चौक 32, 32 दूना 64, 64 एक इसका हासिल हुआ तो 65, 65 के 5 हासिल 6 हो गया, और 8 फिर इसका वर्ग कर दो, 8 नहीं 64, 64 में इसका हासिल कितना हुआ था? 6 हुआ था, और 64 में 6 जुड़ा तो 70, 70 56 हुआ। देखो 70 56 हुआ, और सब दोनों को जोड़ देंगे तो 6 5 11 हुआ, 5 2 7 है ना, एक हासिल 8 हो गया, और 2 का 2 हो गया, 9 का 9 हो गया। ठीक है, 84 का गलत हो गया। 84 का ये कहाँ पे आ जाएगी? क्या हुआ? एक हुआ है
लास्ट में कौन कहता है एक आएगा? वो कहाँ चढ़ गई 9281? तुमने ध्यान नहीं दिया, जिस समय हम बता रहे हैं तुम कॉपी कलम उसमें चला रही हो। ये है, ये हमने लिखा है, इनको तो जोड़ रहे हैं, है ना? पूरी बात को ध्यान में रखो। एक बार फिर अच्छा देख लेते। 84 का वर्ग कह रहे हैं, गलत की संभावना है। 84 का वर्ग ऐसे लिखा जाता है, 4 चौके 16 होता है, 8 में 64 होता है, और उसके बाद एक अंक को छोड़ देते हैं। 8 चौक 32, 32 का 2 गुना और 64 कर देते हैं, और इसको जोड़ देते हैं। 6 का 6 है, 5 का 5 है, 6 4 10 है, 1 हाथ से 70 76। एकदम राइट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट हो तो तुरंत बोल दिया करो। सर यहाँ तक तो वर्ग निकाल लिया, लेकिन ये 84 को फंसा है ये। अरे 84 तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा है, हम उसको भी पता है। 90 डिग्री का कोण यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। ऐसे ऐसे जब भी कोई वो बना करे 90 डिग्री का कोण होता है, यहाँ पर समकोण पर काटा है, तो ऐसे ही बता रहा। अब इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालने का सही तरीका क्या होता है? वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल में दो अंकों को बांट देते हैं हर एक जोड़े में। यहाँ पर 81 में पहले इकाई का अंक देखा करो, यहाँ पर एक में 1 होता है, या 99 81 में 1 होता है। अब 92 को देखो किस वर्ग के अंतर्गत आ रही है। 10 दाम में 100 ज्यादा हो जाएगा, तो 99 81 माने या तो 91 का है, या तो 99 का है, या तो 91 का है, या तो 99 का है। ये बात क्लियर है। और बीच में निर्णय कौन करेगा? 90 कर दे, जो है कि 95 कर देगा। 95 का वर्ग जानते हो? 95 का वर्ग क्या होता है भाई? 95 का वर्ग 5 को 25 लिख दिया जाता है, और 9 के बाद वाली संख्या लिख दी जाती है। 9 दहम्मा 90, और 90 25 से ये ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। 90 25 से यह ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, तो ज्यादा वाली अर्थात 99 का वर्ग है। ये बात जाने रहना है। और बस इन्हीं का गुणनफल ही हमारा जवाब रहेगा। 7 से काटोगे 7 कम 7, 7 दूनी 14। अब करना क्या है? पहले 12 का 22 से गुणा कर दो। 12 दूनी 24, 2 26, है ना? इन दोनों का गुणा हो गया। 99 का गुणा कर देते हैं, और 99 गुणा करते हैं। 9 चौके 36, यहाँ पर कितना है? 9 चौके 36 कहीं पर गलत हुआ क्या? रुक जाओ भाई, यहाँ पर गलत हुआ है। 91, ये रुक जाओ, यहाँ पर ये जो है कि किसके करीब में है? पहले 99 और 91 को देख लेते हैं। 1 कम 1, 9 कम 9 दूनी 18 के 8, और 9 9 81 82। ये 91 का, 99 का नहीं, 91 का। ठीक है, ये 91 का है, 91 का है, 99 का नहीं है। और अब हम जो है ये 91 से गुणा कर देते हैं। 1 से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, क्रॉस लगा तो ऐसे ही समझ लो। ये एक बार गुणा हो गया है, और 9 चौके 36 के 6 हो गया, और 9 6 के 54, 54 में 3 जुड़ा तो 57 हो गया, और 57 के 7 हो गया, और 9 दूनी 18 में 5 जुड़ा तो 23 हो गया। और जोड़ देते हैं, 4 का 4 है, 6 दूनी 12 है, 7 में 9 1 हासिल 10 हो गया, 4 का 4 है, 2 का 2 है। जवाब रहा 24 0 24। कहीं पर है 24 0 24, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर रहा? चलो इसको लगा लो भाई सवाल को। आ रहे हैं, चलो आज तुम बार बार का फिर आ रहे हैं। नहीं, ये दिन को ना कहो। चलिए यहाँ पर देखो, दो गियर के पहिए है ना, एक छोटा पहिया एक बड़ा पहिया। छोटे पहिए में 12 दांत हैं, और बड़े पहिए में 42 दांत हैं। यह 3 चक्कर लगाता है, तो वो उतनी दूरी में कितना चक्कर लगाएगा? अरे यह एक चक्कर में 42 दांत चलेगा, तो 3 चक्कर में 42 गुणे 3 दांत चलेगा, है ना? यह एक चक्कर में 12 दांत तक चलता है, तो कितने चक्कर में इतने दांत चलेगा? बराबर। कोई दिक्कत की बात है क्या? बोलो, जितना दूरी उधर उतना दूरी इधर, माने दांत जितना ज्यादा दांत होंगे उतना दूरी। भाई जितना पहिया बड़ा होगा, बड़ा पहिया होगा, और एक राउंड में जितना दूर चला जाएगा छोटे पहिया उतना राउंड, बहुत ज्यादा राउंड लगाने होंगे ना। तो कहने का मतलब है, ये इसके 42 दांत है, ये 3 चक्कर लगा रहा है, ये 12 दांत है। कितने चक्कर लगाएगा इतनी दूरी चलने के लिए? तो 3 चौके 12, और 4 से काटेंगे 4 धाम 40, और 4 पंचे 20। जवाब रहा 10.5 के बराबर। यही तुम्हारी और का। अरे गणित आसान है, ये सवाल नहीं, गणित आसान है। हमारे 1.5। हाँ, 1.5 काटने में गलती की है। चले तौर पर ध्यान दिया जाए। एक बल्लेबाज का 16 पारियों में कुछ औसत रन है, ये बात कह रहा है। माना कि 16 पारियों में औसत रनों की संख्या कितना है? 16 पारियों में औसत रन 100 है, तो कुल मिला के कुल रनों की बात जब कर दी जाए, तो औसत का पदों की संख्या से गुणा कर देते हैं, ये कुल रनों की संख्या हो जाएगी। 17वीं पारी जब आती है, तब औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। 2 की वृद्धि होगी तो देखिए कुल रन कितने होंगे 17वीं पारी में? तो 17 का 1 से गुणा करोगे, 17 1 प्लस 17 दूना 34, और बराबर 16 1 पहले रन थे 17वीं पारी में, उसने बनाया कितने? 80 रन। तो 80 ही तो बढ़े, तो कहने का मतलब पहले 16 1 रन थे, और अब 80 रन बढ़ गए, तो
ये 17वीं पारी में ये रन, 17वीं पारी में ये रन, दोनों के दोनों रन बराबर सदैव ऐसा। और दूसरा पॉइंट हम तुम लोगों को ये भी बताए थे, सदैव क्या किया करो, जितना 17वीं पारी में 18वीं पारी में या 19वीं पारी में जितना रन बनाए हो उसको एक जगह पर लिख दिया करो। लास्ट वाली पारियों की संख्या कितनी है, जितनी हो, औसत को देखो जितना बढ़ा हो उसको गुणा कर दो। लास्ट पारी जो है कि 17वीं है और औसत में 2 की वृद्धि हुई तो 17 दूना 34 और 34 घटा दोगे तो पहले वाला औसत आ जाएगा। और पहले वाला औसत पूछे तो जवाब वहीं पर रुक जाओ, बाद वाला औसत पूछे तो देखो घटा है कि जुड़ा है, जितना घटा है उतना घटा के, जितना जुड़ा है उतना जोड़ के। और वही हो रहा है यहाँ पर, देखो 16x प्लस का इधर आया तो घट जाएगा, घटा तो x बचा। और देखो ये 34 प्लस का उधर गया तो क्या हुआ, घटा, और घटा तो 6 बचा, यहाँ 7 से 3 घटा तो 4 बचा। हमें यह वही तो कहा कि जितना रन बनाता हो उससे लास्ट वाली पारी में औसत में कितने की वृद्धि होती है उन दोनों का गुणा कर दो, और गुणा करने पर जो भी आएगा वह प्रथम पारी माने पहले वाले का औसत आएगा। और ये आया 46 भी औसत में मिलने वाला है। देखो प्रश्न ने कहा क्या, प्रश्न ने कहा 17वीं पारी के बाद का औसत बताओ, तो 17वीं पारी के बाद का औसत क्या है, 2 जोड़ के, माने ये 46 है, 46 में 2 जोड़ा तो जवाब रहा 48 के बराबर। बात क्लियर है। ये ट्रिक्स कई बार औसत पढ़ाते समय हम बताए हैं। क्या हुआ चले अगला प्रश्न।